हे गाइस व्हाट्स अप। सो दिस इज योर एजुकेटर आदर्श राज और बच्चों मैं लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 3 जो कि है 35 सीरीज का, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स के रिवीजन टर्म 2 की, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स चैप्टर। और हम लोग आज जो बात करने वाले हैं बेटा, वो बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशंस की। अभी तक हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद बेटा हमने देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हम लोगों ने जो लॉज है रिफ्रैक्शन के वो कवर कर लिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये हम लोगों ने पढ़ लिया बेटे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? एपेरेंट हाइट का कंसेप्ट, एपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट, है ना। ये कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था, है ना। तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने ग्लास स्लैब भी देख लिया था कल, जो कि बहुत एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ग्लास स्लैब, है ना, और इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह का कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो देखो बेटा क्या होता है कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो होता क्या है कि वो अपने पाथ से डेविएट करती है और वो नॉर्मल से अवे हो जाती है ना। तो देखो, जब हम पहला केस देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे, तो जब लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है और डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो जब वो नॉर्मली जाती है, नॉर्मली जब गुजरती है, तो उस केस में कोई भी डेविएशन नहीं होता है और आई और आर एंगल जो है वो जीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब लाइट रे जाके स्ट्राइक करती है रेयर और डेंसर मीडियम के इंटरफेस पे, तो वो लाइट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जा रही है। अवे क्यों जा रही है बच्चों? क्योंकि ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है और जब लाइट रे रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो इस केस में आर जो है वो आई से बड़ा हो जाता है। अब सोचो, अगर हम इंसिडेंस एंगल को और भी ज्यादा इंक्रीज करें, तो जब हम इंसिडेंस एंगल को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं तब एक ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, जिस सिचुएशन को हम लिखने क्या लिखा है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तब इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? 90 डिग्री। ये रे पूरी की पूरी 90 डिग्री बेंड हो गई है। इस सी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या है? इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। और ऐसा कब होता है बच्चों? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? हम इसे किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से डिनोट कर रहे हैं। कुछ बुक्स में इसे थीटा सी से भी डिनोट किया गया है, तो थीटा सी से भी हम क्रिटिकल एंगल को डिनोट करते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलो, अब देखो होगा क्या कि हमें ये तो पता है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएंगी, तो यहां पे देखो डेंसर मीडियम में लाइट रे है और क्या एंगल बना रही है वो आई। तो अगर मैं इसको स्नेल्स लॉ से लिखूं तो मैं लिखूंगा डेंसर मीडियम के लिए n2, या मैं लिख सकता हूं μ2। और डेंसर मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है? आई, यानी कि साइन आई। और आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी, या के लिख सकते हैं थीटा सी, है ना, क्रिटिकल एंगल। दैट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए बेटा म्यू इन एयर इनटू में साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? 90 डिग्री। वही हम यहां पे लिख रहे हैं। तो देखो स्नेल्स लॉ से हमने क्या लिख दिया? n2 साइन सी इज इक्वल टू n1 साइन 90 डिग्री। सी क्या है? क्रिटिकल एंगल है, और 90 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है बेटा, क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि लाइट रे कहां से कहां जा रही है बच्चों? डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसलिए हम लोग डेंसर को पहले लिख रहे हैं। ठीक है,
चलो, अब यहाँ पे हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तो क्रिटिकल एंगल के बराबर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। जब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, देखो n2 बाई n1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, और n2 बाई n1 क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्या है बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो देखो यहां पे ये लिख लेना, n2 की जो वैल्यू है ये म्यू2 लिखते हैं हम लोग, म्यू2 के बराबर है, और इसको हम म्यू लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि म्यू1 या n1 की जो वैल्यू है वो 0 है ना, नहीं वो 0 नहीं है बेटा, वो 1 है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1। इसीलिए जो हमारे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है थीटा सी, वो क्या आती है बेटा, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। क्या जाती है, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। इस चीज में हमें ये याद रखना है कि जब हम थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू बोल रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू2 की वैल्यू जो है, म्यू की वैल्यू जो है ये बेसिकली म्यू2 बाई म्यू1 है, और क्योंकि म्यू1 एयर की वजह से 1 हो रहा है इसीलिए हम म्यू2 को म्यू लिख रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई बताओ व्हाट इज द वैल्यू, मैं पूछ लेता हूं कि अगर आपकी बताओ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको दी हुई है, अगर क्रिटिकल एंगल आपका 60 डिग्री है, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, सीधा लिख देंगे साइन इंटू थीटा सी, दैट मस्ट बी 1 बाई म्यू। तो साइन थीटा सी कितना हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, म्यू की वैल्यू आ गई √3/2, आंसर हो गया। तो इस टाइप के बिल्कुल पिद्दू पिद्दू से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो लाइक करो और कमेंट करो कि यहां तक क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो देखिए बेटा, अब मैंने एक डेंसर मीडियम यानी वाटर लिया है और एक रेयरर मीडियम लिया है यानी एयर। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी नॉर्मली, तो वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। ए क्या है, ए हमें सोर्स ऑफ लाइट बता रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ए से हमने लाइट रे किसी एंगल पे इंसिडेंट की, तो ये अब क्या होगा, रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो गई। लेकिन बच्चों क्या होता है, लाइट रे जब किसी भी मीडियम इंटरफेस पे टकराती है तो उसका कुछ पार्ट पार्शियली रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाता है यानी कि दूसरे मीडियम में चला जाता है, और कुछ पार्ट पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे। अब इन दोनों केस में O2 और O1 पे जब स्ट्राइक हुआ है तो यहां पे रे जो है वो पार्शियली रिफ्रैक्ट भी की है और पार्शियली रिफ्रैक्ट भी की है। ठीक है, लेकिन अगर हमने एंगल क्रिटिकल एंगल रख दिया, जैसे O3 के केस में अगर हमने क्रिटिकल एंगल रख दिया तो रे जो है वो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी टू द इंटरफेस। ये हमने क्रिटिकल एंगल रखा है। लेकिन अगर हमने अपना इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया, देखो फोर्थ केस में हमने क्या किया बेटा, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया। तो जब हम क्रिटिकल एंगल से भी अपना एंगल बढ़ा देते हैं तो लाइट रे पूरी की पूरी उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम से उसको स्ट्राइक किया गया है। इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम लोग TIR बोलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा एंगल लेने पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा लेने पे लाइट अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा वीडियो डाला है कि देखो जैसे ही हमने शुरुआत की, यहाँ पे अब देखते जाएंगे। देखो शुरुआत में क्या होगा, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर आई पे आते ही क्या हो गया, क्रिटिकल बराबर हो गई, और आई से बड़ा होते ही वो क्या हो रही है, टोटली इंटरनल में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ऐसा ही हो रहा है ना, ध्यान से देख लीजिए आप इसको क्लियरली। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी। आगे बढ़ जाए हम लोग यहाँ से। चल अब देखो, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है बच्चों कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो आपका TIR जो है वो नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि लाइट रे का डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना जरूरी है। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। हमने यहाँ पे उसको सी से लिखा है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी। ये दो कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर TIR टू हैपन। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आपको ये पेपर में पूछ लेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब हम लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो क्या होता है, सामने हमें सड़क पे पानी दिखाई देता है, दिखता है ना, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वो पानी गायब हो जाता है, फिर हमें और थोड़ी दूर दिखाई देता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या बेटा, एक ऑप्टिकल इल्यूजन जिसे हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं बेटा, मिराज। इसे हिंदी में बोला जाता है मरीग मरीचिका। इसे हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमें डेजर्ट में दिखाई देता है हॉट समर में, जिसकी वजह से डेजर्ट में जो पर्सन है उसे दिखाई देता है कि थोड़ी दूर पे पानी है, तो वो और चलता है, वो और चलता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है और उसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोग मर भी जाते हैं बेटा। ठीक है, तो आपका पहला एप्लीकेशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ मिराज। ठीक है, अब देखो दूसरा एप्लीकेशन यही है कि देखो हमें जो हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। ठीक है, क्या दिखाई देती है, इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। इसका भी रीजन है। क्या रीजन है ये मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या है, जब समर के डेज होते हैं तो जो ग्राउंड के पास एयर है, दैट एयर बिकम्स हॉटर, और वो क्या करती है, जो हायर लेवल पे एयर्स है उससे बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसके गर्म होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है तो जो लाइट टॉल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो बहुत सारे रिफ्रैक्शन के थ्रू होते हुए आती है। तो होता क्या है, उसकी वजह से हमें जो बड़े टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इन्वर्टेड इमेजेस दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है बेटा, इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती हैं। और इस फिनोमिना को भी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, so the light appears to be the coming from somewhere below the ground, so the observer sees an inverted image in a pool of water near the tall object। ठीक है, ये आंसर्स अगर आप लोगों ने नहीं लिखे हैं तो आप ये डायरेक्टली अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके अपने आंसर ये नोट कर लो और ये पेपर में सीधे लिखाना। मैं आप लोगों को ऐसे ही नोट्स बना के दे रहा हूं, जो पेपर में आप सीधे लिख के आइए, आपके कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो सेकंड है हमारा डायमंड। जो हमारा चमकता है, द लस्टर ऑफ डायमंड, वो क्यों चमकता है, वो इसी वजह से चमकता है क्योंकि वहां पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड इज ड्यू टू द TIR ऑफ लाइट। द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड
एंड एयर इंटरफेस इज वेरी स्मॉल। 24 डिग्री का क्रिटिकल एंगल होता है, ये याद रख लेना, 24 डिग्री का, इसको लर्न कर लेना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब लाइट एक बार एंटर करती है तो वो TIR करती है, और TIR की वजह से हम लोग जब डायमंड को कट करते हैं तो उसको इस तरीके से सुटेबली कट किया जाता है ताकि मल्टीपल TIR, जब मल्टीपल TIR होंगे बेटा तो क्या होगा, लाइट एयर से जाएगी ग्लास के अंदर और ग्लास से टकरा के वापस एयर मीडियम में वापस आएगी और हमारे आईज में दिखेगी। तो जब दिखेगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे तो वो चीज हमें चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो डायमंड का जो ब्रिलियंस है वो भी किसकी वजह से हो जाता है, TIR की वजह से होता है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। आगे है प्रिज्म। तो ये आप प्रिज्म देखो, ये दो टाइप के प्रिज्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है यहाँ से, ये इंसिडेंट रे है हमारी, और ये लाइट रे यहाँ पे टकरा रही है। टकराने के बाद ये इसी मीडियम में वापस होके रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो प्रिज्म को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि जो लाइट है बाई 90 डिग्री और 180 डिग्री यूज की जाए और वो TIR करे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो प्रिज्म इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट चेंजिंग देयर साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली और प्रिज्म से टकराई, दोनों लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होके इन्होंने इमेज दे दी। तो सेम साइज की इमेज बनती है यहाँ पे। ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा क्योंकि सेम हाइट की बनती है लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो प्रिज्म में भी TIR का यूज होता है। ठीक है बेटा। चौथा यूज है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE बोर्ड। इससे सीधा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा ऑप्टिकल फाइबर से, 2 मार्क्स का। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है बेटा, ये भी प्रिंसिपल क्या है इसका, TIR है। किससे मिलके बनी होती है बेटा, ये क्वार्ट्ज से या हाईली क्वालिटी कंपोजिट ग्लास से मिलके बनी होती है। इनके 3 पार्ट होते हैं, एक तो इसका कोर होता है बेटा, एक इसकी क्लैडिंग होती है और एक इसका बफर होता है। तो होता क्या है कि लाइट जो है इसके अंदर जाएगी और लाइट इसके अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझना, अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करना है तो जो कोर होता है, कोर उसका क्लैडिंग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। ये 1 नंबर में सीधा पूछा जाएगा आपके ऑप्टिकल फाइबर में। क्या, ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मस्ट बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। ये आप लोग याद रखना। क्लियर। तो देखो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब हो क्या रहा है, लाइट क्या है, आई, यहां से ये इंसिडेंट रे है हमारी और यहां पे टकराई, लेकिन क्योंकि वहां पे ये रेयर से डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया है कि ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं होती है सिस्टम के अंदर, इसीलिए ये कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम माना गया है। ठीक है, सो व्हेन द लाइट सिंगल एंटर्स the fibers at the suitable angle, it undergoes the repeated TIR along the length of the fiber and finally comes out of the fiber on the other end. Since TIR there is no appreciable loss in intensity of, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज्यादातर अब कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स, आप लोगों ने सुना होगा ना कि ऑप्टिकल फाइबर का नेट लगवा लो। क्यों लगवा लो, क्योंकि नॉइस नहीं क्रिएट होगी। नॉइस का मतलब यहाँ साउंड से नहीं है, नॉइस का मतलब है यहाँ पे बेटा डिस्टर्बेंस से। तो जब डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी, तो डिस्टरबेंस अगर क्रिएट नहीं हुई तो नेट की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी आती है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इंडिया ने अंडमान निकोबार में अभी अपने ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू इंटरनेट को सेटअप किया है इंडिया ने, समुद्र के थ्रू हम लोग चैनल्स लेके गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब यूजेस क्या है देख लो ऑप्टिकल फाइबर का। दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, दे आर यूज्ड टू सी द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय ए लेपेरोस्कोप।
तो ये आप लोग याद करना। क्या लेप्रोस्कोप क्या होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जिसको पता है। डू यू नो व्हाट इज लेप्रोस्कोप, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब बढ़ जाते हैं, एक दो एमसीक्यू करते हैं। पहला एमसीक्यू है बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीआईआर। बताओ मिराज, डायमंड, बॉथ या ओनली। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 6 क्लास के बच्चे कर देंगे। मिराज एंड डायमंड दोनों है तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही एग्जाम्पल है। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या टीआईआर। अभी सीखा हमने ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। टीआईआर आपका खत्म करवा दिया है मैंने। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है लेंस। लेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द अपकमिंग लेसन्स। आज तक के लिए नॉट आज तक के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है। और आज आपको पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मुझे जो है 1K व्यूज का टारगेट पूरा करना है। प्लीज हेल्प मी टू डू दैट, ठीक है। एंड फिर कल मिलते हैं नए लेसन के साथ। पूरी फिजिक्स में खत्म करवाऊंगा, ठीक है, ये श्योरिटी है। क्लियर, कल मिलते हैं।